डबल कॉन्केव लेंस। डबल कॉन्केव लेंस को भी अगर मैं बीच में से इसका वर्टिकली पार्टीशन करूं तो देखिएगा अब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं लेफ्ट साइड में और इधर भी रेयर मीडियम है, इधर भी रेयर मीडियम है, और ये जो बीच में है ये बीच में ग्लास का जनरली बना हुआ होता है कोई भी लेंस जो है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बोल दिया μ1। अगेन जो इधर भी रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने बोल दिया μ1, और ये जो बीच में है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोल देते हैं μ2। इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2। तो अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है O और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है। तो अब मैं क्या करूँगा, वही काम कि जहाँ पर भी हमारी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है ना उस जगह आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जैसे इस जगह अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ करा तो बेटा नॉर्मल जो है वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसा नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर अगर मैंने परपेंडिकुलर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो अगर कायदे से देखते तो कायदे से तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, लेकिन क्या होता है कि ये रेयरर से डेंसर में जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाएगी, थोड़ी ऐसे बेंड हो जाएगी रे ऑफ लाइट। ठीक है, मैं ये नॉर्मल कंफ्यूज करेगा मुझे यहाँ पर, तो मैंने नॉर्मल भी मिटा दिया और ये जो रे ऑफ लाइट आगे एक्सटेंड करी है मैं ये भी मिटा दूँ, ये भी हमने यहाँ से मिटा दिया। ठीक, तो बस इतना समझिए कि थोड़ा सा ये सीधा ना जाकर थोड़ा इस तरफ टिल्ट हो गई है। ये करने के बाद में फिर उसके बाद ये वापस डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अगेन अगर मैं इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगी यहाँ पर ये। तो अगर कायदे से देखा जाता तो ये ऐसे सीधी जाती, ठीक है, लेकिन डेंसर में जा रही है तो इट विल मूव अवे, रेयर में जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ये आपका और उस तरफ को हो जाएगी थोड़ा, ऐसे कर दीजिए इसको। ठीक है, ताकि तीनों में आपको डिफरेंस आसानी से समझ में आ जाए कि ये पहले ऐसे स्ट्रेट जा रही थी, फिर स्ट्रेट जाकर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हुई, रिफ्रैक्टेड रहे, और फिर जब ये वापस इमर्ज होकर बाहर निकली तो ये और टिल्ट हो गई। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अगर सिर्फ ये फर्स्ट सरफेस होती तो जैसा मैंने पहले वाले केस में लिया था, पहली वाली सरफेस को हमने ए बी सी लिया था, इस वाली सरफेस को ए बी और सी, और ये जो दूसरी वाली सरफेस है इसको हमने लिया था ए डी एफ। क्यों? क्योंकि वहां पर ऊपर वाला पॉइंट कॉमन होता है, लेकिन यहाँ तो ऊपर वाला पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसको हम ले लेंगे डी ई एफ, इस वाले को हम ले लेंगे डी ई और एफ। तो अगर मैं पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि ए बी सी की बात करूँ तो यहाँ से ऑब्जेक्ट वाली रे ऑफ लाइट तो ये आ रही है, तो ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, और फिर ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब अगर सिर्फ पहली ही सरफेस होती तो ये रे ऑफ लाइट आगे कोई चांस नहीं है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर स्ट्राइक करे, तो इसलिए ऐसी रे ऑफ लाइट को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं। जब पीछे एक्सटेंड करा तो इसका मतलब फर्स्ट केस में जो हमारी पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस की केस में
जो हमारी इमेज बनेगी I1 वो यहाँ बन जाएगी। इसको मैंने पहला वाला सरफेस है इसलिए मैंने इसमें जो इमेज बनी उसको I1 बोल दिया। इसी तरह से जो फाइनली जो हमारी इमर्जेंट रे है वो ऐसे जा रही है, तो इसको अगर मैं ऐसे पीछे एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पर हमारा फाइनल इमेज बन गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये I1 यानी कि पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में, और ये फाइनली दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में इमेज हमारी यहाँ पर बन जाएगी। फिर जब लेंस होता है, जब लेंस डबल कॉन्केव होता है या डबल कॉन्वेक्स होता है, तो पोल ना लेकर हम ये लेते हैं बीच का पॉइंट जिसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो O से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज O से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, U। I1 से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इट इज कॉल्ड V1, और I से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड V, इसको V बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे डिस्टेंसेस हो गए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, फर्स्ट केस का इमेज डिस्टेंस हो गया, सेकंड केस का इमेज डिस्टेंस हो गया। उसके बाद बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा फिर से वही काम करना है मेरे को जैसा मैंने पहले वाले केस में डबल कॉन्वेक्स लेंस के केस में करा था। तो वही 2-3 लाइन आपको नोट करवाऊंगा, नोट करिएगा। नोट करें, सपोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O is placed on the principal axis Suppose a point object O is placed, suppose a point object O is placed on the principal axis Suppose a point object O is placed on the principal axis in the rarer medium of refractive index mu1. In the rarer medium of refractive index mu1. Next point. First spherical surface ABC forms its virtual image I1. First spherical surface ABC forms its virtual image I1 forms its virtual image I1 next point लिखें, since refraction is taking place from a rarer to denser medium, comma, so we may write mu2 upon V minus mu1 upon U is equal to mu2 minus mu1 upon R। अब समझिएगा, जब हम पहले वाले केस की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखा था बिल्कुल वैसा ही देखेंगे।
कि म्यू टू अपॉन वी, म्यू टू अपॉन वी क्या हो गया, म्यू टू अपॉन वी का मतलब ये है कि इस केस में फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में इमेज क्या बन रही है, I1। तो I1 का डिस्टेंस क्या है ऑप्टिकल सेंटर से, I1 का डिस्टेंस है V1। तो नोट करें म्यू टू अपॉन V1 माइनस म्यू1 अपॉन जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो u ही रहेगा, तो माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू1 अपॉन जो पहली वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मैं R1 बोल देता हूँ। तो ये R1 हो गया। अब जरा देखिएगा आप समझिए कि यहाँ पर मैंने ना क्या करा है, हो सकता है आपको इस डायग्राम में और पहले वाले डायग्राम में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई दे, जो हमने कॉन्वेक्स के केस में देखा था और कॉन्केव के केस में, उसमें थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, शुरुआत से देखिएगा कि जैसे ये मैंने बाई कॉन्केव लेंस बना दिया, डबल कॉन्केव लेंस। तो जब ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकली तो मैंने ना तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा है, ना ही मैंने इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना, लेंस को, मेरा लेंस थोड़ा सा छोटा बना है तो इस वजह से बिल्कुल एज पॉइंट पर आपको ये दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आप रे ऑफ लाइट को और नीचे टिल्टेड दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि जब रेयरर से डेंसर में रे ऑफ लाइट गई तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब नॉर्मल बनाई थी हमने, मैं बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ उसको क्योंकि बहुत सारी रेज ऑफ लाइट हो जाएंगी और जगह छोटी सी है तो उसमें कंफ्यूजन होगा। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ टिल्ट करेगी और जब इस पॉइंट पर वापस जब ये बाहर निकलेगी तब जब हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर भागेगी क्योंकि ये वापस डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने देखा कि जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में, ये जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में जो रे ऑफ लाइट ऐसे टिल्ट करी, तो मैं सिर्फ इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करूं तो इस रे ऑफ लाइट को अगर मैं आगे कितना भी एक्सटेंड करता हूं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर है, ये उससे मीट नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने इसको पीछे एक्सटेंड करा तो हमने देखा कि ये यहाँ पर मीट कर रही है। हम जानते हैं कोई भी रे ऑफ लाइट सीधी सीधी जाती है लेंस में, पीछे को तो आती नहीं। तो इसका मतलब ये जो पीछे को हमने एक्सटेंड करी है ये एक नकली इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और याद रखने का सिंपल तरीका ये कि अगर जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अगर सेम उसी साइड पर इमेज बनती है तो हम उसको वर्चुअल इमेज बोल देते हैं। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं कहता हूँ कि अब ये रे ऑफ लाइट ये स्ट्राइक कर रही है इस वाली कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस को, जब स्ट्राइक कर रही है तो अब ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो जैसे मैंने पहला वाला केस लिखा, ये मैंने केस लिखा है, फॉर्मूला ये होता है बेटा डेंसर से रेयरर का। डेंसर से रेयरर का फॉर्मूला याद रखिएगा, यही होता है चाहे आप कॉनकेव की बात करें चाहे आप कॉन्वेक्स की बात करें, रेयरर से डेंसर का, सॉरी। अब हम डेंसर से रेयरर की बात करते हैं, यानी कि इस वाली सरफेस की DEF की। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइए। यस ध्रुव क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट नोट करें आप आगे। नाउ और इस पॉइंट को आप बोल दीजिए बेटा M और यहाँ पर इसको बोल दीजिए N, मतलब ये रे को मैंने नाम दिया है MN। ठीक है, D उस सरफेस पर जहाँ पर वो स्ट्राइक कर रहा है उसको नाम दिया था। तो अब लिखें बट the ray MN suffers another refraction, but the ray MN suffers another refraction at second refracting surface, at second refracting surface DEF। तो पहले ABC की बात करी थी, अब DEF की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी आप सीधा ये कहेंगे कि here I1 is acting, here I1 is acting
as an object for the surface DEF, and since the diffraction is taking place, from denser to rarer medium, since the diffraction is taking place from denser to rarer medium, from denser to rarer medium, we may write mu1 upon v minus mu2 upon u is equal to mu1 minus mu2 upon r। मैंने आपको बताया था ये तो रेयर से डेंसर के लिए, डेंसर से रेयर में क्या होता है, v और u और r ऐसे ही रहेंगे, बस mu1 और mu2 जो है वो अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर देंगे। अब आप ये देखिएगा v क्या होता है बेटा, इमेज डिस्टेंस। तो इस केस में इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस फाइनली इमेज आई बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस इसमें v ही है। तो हमने लिखा mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसमें क्या I1 इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, तो V1 इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V1 इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 अपॉन r, mu1 माइनस mu2 अपॉन r। इस वाली इक्वेशन को मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1 और इस वाली इक्वेशन को मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे हमने जो साइन कन्वेंशन यूज़ करी थी, तो साइन कन्वेंशन हमेशा हमने एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए यूज़ करा था। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, साइन कन्वेंशन हमने यूज़ करा था सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, तो उसमें हमको v को v ही लिख देना है, u को u ही लिख देना है, r को r ही लिख देना है जब हम किसी सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 में मैंने सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC की बात करी, इक्वेशन 2 में मैंने सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस DEF की बात करी, लेकिन जब हमारे पास कोई डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट एग्जाम में करने के लिए, कोई न्यूमेरिकल आएगा, मतलब पूरा का पूरा ये लेंस दे दिया और वो ये कहेंगे कि अब आप हमको ये बताइए, कुछ आपको u की और v की वैल्यू दे देंगे, तो तब आपको क्या करना है, जब आप डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक सिंगल ही फॉर्मूला लगाने की जब आप कोशिश करेंगे, तब आपको क्या करना है, तब आपको वैसे ही लेना है जैसा आप 10th में लेते थे। मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप u लेंगे, इमेज अगर रियल बन रही है तो वो राइट में बनेगी, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, इमेज अगर वर्चुअल है तो वो लेफ्ट में बनेगी, तब आप इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। और याद रहे कि कॉनकेव मिरर है, अगर कॉनकेव मिरर है तो उस कॉनकेव लेंस है, सॉरी डबल कॉनकेव लेंस है अगर, तो उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, और कॉन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीज़ को हम तब करेंगे जब हमारे पास, जब हम मतलब पूरा लेंस एज अ होल की बात करें। यहाँ हमने सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली, इधर भी सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली, तो मैंने u को u ही लिख दिया, ये नहीं सोचा कि u लेफ्ट में है तो मुझे नेगेटिव लेना चाहिए। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सर न्यूमेरिकल में तो साइन डालने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल में साइन डालने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल में भी बेटा ये ध्यान रखना, ये आपको पूरा लेंस अगर दे रखा है तब आप साइन डालेंगे, लेकिन अगर एक सिंगल सरफेस दे रखी है तो आपको ये लेना पड़ेगा। हालांकि सिंगल वाले न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल वो सीधे सीधे ही आते हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा लेंस दे रखा होता है, डबल कॉनकेव होगा या डबल कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैसे ही करने हैं जैसे हम पहले किया करते थे। अब क्या करना है, ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका काम हमारा हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करना है। हाँ जी बताइए। फॉर्मूला सेम नहीं आता? फॉर्मूला सेम नहीं आता था, अच्छा इसका, हाँ इसका फॉर्मूला सेम आएगा, फॉर्मूला सेम आएगा, बस करने का तरीका आएगा, बस डायग्राम, बस बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ डायग्राम में ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है।
पुराने क्वेश्चन में। बिल्कुल सही। आपने जो अभी तक डेरिवेशंस करे हैं, जैसे लेंस मेकर्स फार्मूला हो गया, तो लेंस मेकर्स फार्मूला में आपने साइन कन्वेंशन यूज करा। u अगर लेफ्ट में है तो आप उसको माइनस यू बोल रहे हैं, v अगर राइट में है तो आप उसको प्लस का v बोल रहे हैं, r अगर लेफ्ट में है तो उसको माइनस का r बोल रहे हैं। ऐसा हमने इन डेरिवेशंस में करा, ठीक है। यहाँ पर जो ये लेंस, ये वाली जो दो डेरिवेशंस हैं, लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर डबल कॉन्केव लेंस, इसमें मैंने क्या करा, जब मैं सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला फार्मूला जो है बेटा, ये बेंसर से रेनर वाला, ये हम साइन कन्वेंशन ऑलरेडी डालकर ये हम कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने u को u ही लिखा, v को v ही लिखा, r को r ही लिखा। सेम मैंने यहाँ पर करा, मतलब लेंस मेकर्स फार्मूला में आपको u को u ही लिखना है, v को v और r को r ही लिखना है लेंस मेकर्स फार्मूला में। और जो आपने शुरुआत में करे हैं, जो 6 अपने डेरिवेशंस करे हैं, वहाँ u की जगह माइनस यू, r अगर लेफ्ट में है तो उसकी जगह माइनस r। लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में अगर मान लीजिए मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मान लो 10 दे रखा है, तो मैं जानता हूँ ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाता है, तब मुझे ऑब्जेक्ट को वहाँ पर मेरे को -10 लिखना है। समझ गए? ठीक है सर। ठीक है, चलिए जी, तो मैं ये मिटा रहा हूँ। सर हाँ जी बोलो। सर एग्जाम में डेरिवेशन कितने मार्क्स की आती है? ये डेरिवेशन 5-5 नंबर वाली है भाई। रे ऑप्टिक्स जो आपका सेकंड टर्म में सिलेबस है, इसमें रे ऑप्टिक्स में ही है ये लंबी लंबी डेरिवेशंस। ओके सर। ठीक है ना, तो बढ़िया वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं ये, अच्छे से कर लेना इनको लर्न। यस सर। चलिए जी, ये अगर कर लिया है तो अब मेरे को वही प्रोसेस अपनाना है जो पहले करा था। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने 1 और 2 इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो अब आप ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो। μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। यहाँ पर लिखेंगे बेटा r2, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। μ2 अपॉन v1 माइनस μ2 अपॉन v1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से μ1 अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। इधर μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, इधर माइनस कॉमन ले लो तो ये भी हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। ये हो गया। अब μ1 इंटू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। फिर इस μ1 को नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। फिर हम ये कहेंगे कि इफ, वही चीज जैसे पहले करा था, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, दैट इज u is equal to infinity, then image will be formed at focus. Image will be formed at focus, that is v is equal to f. v is equal to f, comma equation 3
बिकम्स, इक्वेशन 3 में क्या हो जाएगा देखिएगा, मैं उस तरफ कर रहा हूँ। इक्वेशन 3 बिकम्स, इसमें v हो गया हमारा f, तो 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1/f रह गया केवल, और 1/infinity होता है 0। μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। फिर हम ये कहेंगे कि राइट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, इक्वेशन 3 की भी और इक्वेशन नंबर 4 की भी, तो हम बोलेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को अगर कंपेयर कर लेंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। Equation 4 is Lensmaker's formula. Equation 4 is Lensmaker's formula for a double concave lens. For a double concave lens. While equation 5 is thin lens formula. While equation 5 is thin lens formula। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? अब यस सर। हाँ जी, अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इस पर क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आएंगे। सर हाँ जी बोलिए। जब हम न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ लेते हैं तो फर्स्ट फोकल लेंथ लेते हैं, दोबारा बोलो। न्यूमेरिकल में जो हम फोकल लेंथ लेते हैं हाँ, तो हम कन्वेंशन उसका फर्स्ट फोकस के साथ लगाते हैं। फर्स्ट फोकस के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, क्वेश्चन नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाइकॉन्केव लेंस। The radius of curvature of each face of a biconcave lens made of glass of refractive index, comma, made of glass of refractive index
made of glass of refractive index 1.5. 1.5 is 30 centimeter. Is 30 centimeter. Full stop. Calculate the focal length of the lens in air. Calculate the focal length of lens. Calculate the focal length of lens in air. ठीक है, अब जरा एक काम करना, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जैसे बात हो रही है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मैंने ना, चाहे तो इस क्वेश्चन में ही आप बना लीजिए ऐसे, इस क्वेश्चन में ही आपको एक बाई कॉनकेव लेंस आपने बना लिया ऐसे। अब हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ये वाली है। तो अगर यहाँ पर मैं एक स्फीयर कंप्लीट करूंगा तो उस स्फीयर का सेंटर बेटा इस तरफ पड़ेगा। तो ये जो सेंटर है इसको मैं क्या बोलूंगा, C1, और C1 से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा इट इज कॉल्ड R1। ये कहाँ पर है, अगर ऑप्टिकल सेंटर जो है, ऑप्टिकल सेंटर को C बोल देते हैं, अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम C1 तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। और लेफ्ट डायरेक्शन में हमारा जो भी चीज़ हम लेंगे, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट डायरेक्शन में हम जो भी चीज़ लेंगे वो हमारी नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब R1 जो है -30 सेंटीमीटर होगा। फिर जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस तरफ है, जब ये इस तरफ हो गई तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया C2। और जब ऑप्टिकल सेंटर से मैं राइट की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करूंगा तो इट इज पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारा जो R2 है, R2 विल कम आउट टू बी 30 सेंटीमीटर। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, रेशियो होता है, तो वो 1.5 हो गया। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये ग्लास का बना हुआ है तो बेटा μ2 है ये 1.5, और जब यहाँ पर एयर की बात कर रहे हैं तो μ1 जो है वो 1 हो गया। मेरी बात सभी को क्लियर है? यस सर। तो μ2 Yes, sir. 1.5 और μ1 1 हो गया। या फिर आप μ-1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो हमने एयर के लिए भी अलग से बताया था। ठीक है, तो चलो देखो, हम μ2 - μ1 ही ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। तो आप ये देखिए इस फॉर्मूले में, जैसे कि अभी मैंने बाई कॉनकेव हो या बाई कॉन्वेक्स हो, फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी u और v की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियाई ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप ये देखिएगा, लिख लेना बाई यूजिंग लेंस है बेटा, ये कॉनकेव लेंस है पर इसका वो नेगेटिव आ रहा होगा। हाँ, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही आता है, कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव और कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही आता है बेटा, कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। समझ गए? पर कॉनकेव का F1 तो राइट साइड पे होता है। एक मिनट, कहाँ राइट साइड में कहाँ हो गया भाई? जो फर्स्ट वाला है वही तो बात करेंगे ना उसकी। तो फर्स्ट वाला तो हमारा ये बन रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका आधा ही तो होता है फोकल लेंथ, तो लेफ्ट में हो गया ना। समझ गए कि नहीं? फर्स्ट फोकस इसका राइट साइड होता है बेटा राइट में कैसे हो गया फोकस? मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने पहली वाली सरफेस ली तो पहली वाली सरफेस यहाँ पर है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो उस रेडियस का आधा ही तो होता है फोकल लेंथ, तो लेफ्ट में ही तो हुआ कॉनकेव। नहीं समझ रहे? कॉन्वेक्स में होता है राइट में। दोबारा बताऊं, देखिएगा, बाय यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला
1 upon f is equal to mu2 minus mu1 upon mu1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. तो 1 upon f is equal to mu2 minus mu1 यानी कि 1.5 minus 1 upon 1.5, 1 upon r1 यानी कि 1 upon minus 30 minus 1 upon r2 मतलब प्लस का 30। सर हमने न्यू1 की वैल्यू 1 ली है तो फिर फॉर्मूले में रखते टाइम हमने अपॉन में 1.5 क्यों लिया? गलती से लिख दिया, 1 ही आएगा, सही कह रहे हो, ये 1 हो गया। 1 upon f is equal to 1.5 minus 1 कितना हो गया 0.5, और जब इनका LCM लेंगे तो वो तो 30 ही आ जाएगा। तो ये 1 upon minus 30 को क्या बोल सकते हैं, -1 upon 30, तो ये -1 हो गया और ये भी -1, इधर पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10। 1 upon f is equal to 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 upon 2 multiplied by -2 upon 30, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो f is equal to हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सर इसकी फोकस और रेडियस की वैल्यू एक आ सकती है? किसकी, फोकल लेंथ और रेडियस की? बिल्कुल सही, हाँ जी, आ सकती है, आ सकती है, आ सकती है। जो ये नहीं पढ़ते थे कि रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ? बिल्कुल सही, लेकिन वो आपने मिरर के लिए करा था। आप ये देखिएगा कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ डबल कॉनकेव लेंस की, तो डबल कॉनकेव लेंस में जो है, जब हम बात करेंगे तो डबल कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ जो हम निकालेंगे ना, वो हम इस तरीके से निकालते हैं कि रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करवाते हैं, ये तो समझाने के लिए बताया था आपको कि वो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट में ही होगी। यहाँ से फोकल लेंथ निकालने का, लेंस के केस में फोकल लेंथ निकालने का तरीका ये होता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है। अब अगर इसको पीछे ड्रॉ करें, जो डाइवर्ज हुई है, तो वो फोकस पर आकर मिलती है। ठीक है, तो फोकस जो है वो इस तरीके से निकाला जाता है लेंस का, याद रखिएगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था क्योंकि मैं एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहा था। तो सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में मतलब मैंने आगे का मैं भूल जाता हूँ अगर, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर हमारा रेडियस जो है वो इस तरफ आएगा, तो इसलिए बताया कि फोकल लेंथ भी हमारी इधर ही होगी, फोकस भी हमारा लेफ्ट में ही होगा। लेकिन जब हम लेंस एज अ होल की बात करते हैं तो वहाँ पर ये रूल f is equal to r/2 ये एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज फॉर मिरर ओनली, ये सिर्फ मिरर के लिए है। वो चीज आपको सिर्फ इस सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए समझाने के लिए बताई थी कि रेडियस लेफ्ट में है तो फोकस भी लेफ्ट में ही होगा, पहली सरफेस का। समझ गए? ठीक है सर। हाँ जी। तो आज फिर इतना ही करते हैं, और बाकी नेक्स्ट जो है कल करते हैं आपका, कल शाम को वही 4:30 बजे आपकी क्लास होगी। ओके सर, ठीक थैंक है। यू सर। चलिए जी, ओके, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। ओके, नमस्ते। Recording stopped.